नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट पेपर है बायोलॉजी का, उसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, क्लासेस देखनी है, क्लासेस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और ये क्लासेस बहुत ही शानदार क्लासेस हैं। सारा पूरा जितना भी मैटर है वो एक कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सब कुछ क्लियर करके बताया जा रहा है। सब कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को लेना ना भूलें बिल्कुल भी। और आज हमारी नई जो यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। ठीक है, सेल बायोलॉजी जो यूनिट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, इनका जो एक कोशिकीय जीव, देखो सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोशिका जीव विज्ञान, जो कोशिका होती है, देखो कोशिका के आधार पर यानी कि सेल के आधार पर जो प्रकार होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व रहता है इनका, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में ये सक्षम होते हैं। जीवन के सभी आवश्यक जो कार्य होते हैं वो करने में ये सक्षम रहते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर। अतः जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व भी रहता है इनका, सिंगल सेल का। और कोशिका के सभी जो आवश्यक कार्य होते हैं वो कार्य करने में सक्षम होते हैं कोशिकीय जीवों में। अतः इसी को क्या कह देते हैं, इसी की वजह से इसको कोशिका की मूलभूत, देखो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है वो जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका की जो खोज की है वो रॉबर्ट हुक ने की है, कॉर्क कोशिका में की थी, डेड सेल थी ये कॉर्क की कोशिका, रॉबर्ट हुक ने की। और जीवित कोशिका की जो खोज की है वो की है एंटन वॉन ल्यूनहॉक ने, लिविंग सेल के अंदर की है एंटन वॉन ल्यूनहॉक ने, डेड सेल्स के अंदर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सेल थ्योरी किसने दी है, स्लाइडेन व स्वान ने दी है। संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है, स्लाइडेन और स्वान ने किया है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने क्या बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनिस सेलुलाइज सेलुला। ठीक है, ये किसका है वाक्य, ये है रुडोल्फ विर्चो का। इसका मतलब ये है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो वृद्धि कैसे करती हैं, वो वृद्धि करती हैं कोशिका विभाजन के द्वारा, उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्व स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में विभाजन होता है और उससे वो नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन विस्वान ने दिया था, नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया है इन्होंने। इनका कहना है कि सभी जीव कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित होती है। सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही क्या होती है, निर्मित होती हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन देखते हैं हम। देखो कोशिका के भीतर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। देखो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसको कहते हैं हम केंद्रक, न्यूक्लियस। देखो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए या फिर आरएनए। जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, देखो केंद्रक पाया जाता है, ये झिल्ली युक्त हो भी सकता है और झिल्ली युक्त नहीं भी हो सकता है। कोशिका झिल्ली युक्त जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं उसको, और कोशिका झिल्ली विहीन यानी कि नहीं पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर नहीं पाई जाती है, वो होते हैं प्रोकैरियोट। यानी कि कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है यूकैरियोटिक जो प्राणी होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है।
केंद्रक के चारों ओर और कोशिका झिल्ली पाई जाती है यूकैरियोट्स में। ठीक है, कोशिका के भीतर एक झिल्ली नुमा इसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जहाँ जीव अवस्था संबंधित विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। कोशिका की विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कोशिका के भीतर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में कोश केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग। जो ये यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक तो होता है, ये केंद्रक के अतिरिक्त जो झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन सी? झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में, जिनको हम बोलते हैं कोशिकांग, जैसे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ये कोशिकांग है, कोशिका के अंग। ठीक है, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक जो दोनों कोशिकाएं होती हैं उसमें झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं वो झिल्ली रहित अंगक हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, हरित लवक। ये किस में पाए जाते हैं राइबोसोम? देखो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। हरित लवक जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है पौधों में, उसमें पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाएंगे और आरईआर में भी पाए जाते हैं। जो झिल्ली रहित अंगक होते हैं राइबोसोम, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, 4 में पाए जाएंगे। देखो साइटोप्लाज्म में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और आरईआर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पादप कोशिका में झिल्ली युक्त जो अंगक होते हैं, वैक्यूल, जिनमें देखो पादप कोशिका में कुछ और भी अन्य पादप कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक प्रेजेंट होता है, एक उसको बोलते हैं वैक्यूल। ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका जो होती है उसी में ही ये पाया जाता है। पादप जो कोशिका होती है उसी में पाया जाता है ये वैक्यूल। ठीक है, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित अंगक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल या तारक केंद्र बोलते हैं, और ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। क्या? सेल डिवीजन जो कोशिका विभाजन होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है। सेंट्रियोल तारक केंद्र जिसको बोलते हैं, ये किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में झिल्ली रहित अंग को होता है। देखो सेल कोशिका की संरचना देखते हैं तो कोशिका में क्या क्या भाग प्रेजेंट होते हैं। देखो एक तो होता है कोशिका का आवरण, कोशिका आवरण में, और एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका के ऊपर आवरण प्रेजेंट होगा, कोशिका द्रव प्रेजेंट होगा, और एक होगा केंद्रक। ठीक है, कोशिका आवरण में कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका द्रव जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, उसमें कोशिकीय अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका, गोल्जी, लाइसोसोम्स, ईआर अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, प्लास्टेड्स पाए जाएंगे, सीलिया या फ्लैजिला पाए जाएंगे, सेंट्रोसोम या तारक काय पाए जाएगा, राइबोसोम या सूक्ष्म काय प्रेजेंट होते हैं। किसमें? कोशिकीय अंगक पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। केंद्रक देखो, और एक तो होता है कोशिकीय अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी कोशिका द्रव में, और दूसरा होता है नॉन लिविंग सेल और इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ये जैविक पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, संचित पदार्थ पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के उत्पाद पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अम्ल होती हैं कुछ, और स्रावी पदार्थ होते हैं, मकरंद वगैरह होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। और एक पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें याद रख लेनी है। जैसे सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच का एग होता है, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल जिसको बोलते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो जीवाणु, बीजीए और माइक्रोप्लाज्मा, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल पड़ी थी और यूकैरियोटिक सेल पड़ी। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि झिल्ली विहीन जो केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली विहीन केंद्रक जो होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो छोटे लोअर जो प्राणी हैं, जैसे लोअर जो चीज़ें हैं, जैसे जीवाणु हैं, बीजीए साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, तेज़ी से इनमें विभाजन होता है। इसमें विभाजन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, यानी कि झिल्ली रहित झिल्ली युक्त जो केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली युक्त केंद्रक को बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल होती है। सभी प्रोस्टिशियंस प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, झिल्लीदार अंगकों की प्रेजेंस इसमें पाई जाती है। झिल्लीदार अंगक इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है? भिन्न होती है। दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से भिन्न होती है। देखो कैसे होती है भिन्न, किस किस चीज़ों में भिन्न होती है। देखो, पादप जो कोशिका होती है उसमें पहली बात तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। इसमें लवक पाए जाते, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है। बड़ी रसधानी पाई जाती है, जिसको वैक्यूल बोलते हैं। बड़ी क्या होती है? रसधानी पाई जाती है, जो वैक्यूल कहती है। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, ना तो कोशिका भित्ति होती है, ना प्लास्टिड्स होते हैं, ना रसधानी वगैरह पाई जाती है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है? एक तारक काय प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जंतु कोशिका में, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य में। देखो, अब कोशिका के आवरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोशिका आवरण, देखो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली से परिबद्ध, जो कि चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली से परिबद्ध, जो कि चयनात्मक, देखो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। पहली बात तो कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली की संरचना देखते हैं तो पहला जो मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था डेवसन और डैनियल ने। 1935 में डेवसन और डैनियल ने दिया था सैंडविच मॉडल दिया था। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है कोशिका झिल्ली की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। इन्होंने ऐसा बताया, 2 प्रोटीन स्तर के मध्य होती, 2 तो प्रोटीन स्तर होते हैं और 1 लिपिड का स्तर पाया जाता है। उसके बाद आया सैंडविच मॉडल 1935 के बाद तरल मोज़ेक मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में। ये किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है। ये इनके अनुसार सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में दिया था तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ठीक है। इनके अनुसार क्या है, जो प्रोटीन है फॉस्फोलिपिड द्वि स्तरों में मोज़ेक रूप में बिखरी होती है। देखो, इसके अनुसार जो प्रोटीन होती हैं वो फॉस्फोलिपिड के द्वि स्तर पाए जाते हैं, उसमें मोज़ेक रूप में ये क्या होती है, प्रोटीन जो होती है वो बिखरी हुई पाई जाती है। ऐसा इन्होंने बताया सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। इसमें क्या है कि फॉस्फोलिपिड कोशिका देखो, फॉस्फोलिपिड को कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक इन्होंने माना। जो फॉस्फोलिपिड होती है उसको कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक इन्होंने माना। निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ये क्या बनाता है? जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कोशिका झिल्ली को का क्या निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता है। वो कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करता है। कौन? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या करता है? कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करता है। इसको बोलते हैं क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है। जिसके कारण ही इसकी दी सतह के भीतर प्रोटीन जो होते हैं वो पार्श्विक गति यानी कि लेटरल मूवमेंट्स, कौन से, जिसके कारण ही जो ये इसकी क्या जो ये होती है ना संरचना, किसकी संरचना? कोशिका झिल्ली की संरचना की द्वि सतह के भीतर डबल लेयर होती है। द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक रूप में पार्श्विक गति करते हैं, लेटरल मूवमेंट करते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली में लिपिड की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? इस तरह से होती है। देखो, बाहर ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। हेड पार्ट बाहर की तरह होगा, पोलर हेड जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और जो अंदर की ओर होगा वो उसका पुच्छ भाग होगा। तो इस तरह से बाइलेयर जो लिपिड की संरचना पाई जाती है तरल फ्लूइड मोज़ेक में सब बताया गया है। और प्रोटीन के भाग, इसमें अंतर्वेशी प्रोटीन पाई जाती है, पर्दीय प्रोटीन पाई जाती है।
इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक इंटीग्रल और एक्सटेंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं। देखो, आंशिक झिल्ली में धसी हुई होती हैं, पूर्ण रूपेण झिल्ली में धसी, एक तो होती है आंशिक झिल्ली में धसी होती है, एक पूर्ण रूपेण झिल्ली में धसी होती है अंतर्वेशी प्रोटीन, जबकि पेरिफेरल जो प्रोटीन होती हैं, पेरिफेरल यानी कि पर्दी की ओर, सरलता से पृथक इनको किया जा सकता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन्स के जो अणु होते हैं, फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन्स अणुओं की जो घूर्णन और पार्श्व परिवहन जो होता है वो संभव होता है, यानी कि घूर्णन गति भी करती हैं और पार्श्व जो परिवहन है वो भी करती हैं। पार्श्व परिवहन यानी कि लेफ्ट टू राइट भी जा सकती हैं ये फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन, और ये घूर्णन गति भी आपस में करती हैं। तो ये किसने बताया है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा है, किसका? कोशिका झिल्ली के बारे में। और एक जो चीज़ें होती है यहाँ पे एक तो वर्ड आता है पिनोसाइटोसिस, और एक होता है पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग, और एक होता है फेगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग। ये दोनों वर्ड्स क्या बताते हैं? देखो, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी कि तरल पदार्थ। ड्रिंक हम किसको करते हैं? तरल पदार्थों को ही करते हैं ड्रिंक, तो ठीक है। तो तरल पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से वसाइकल के रूप में अंतर्ग्रहण होता है। तरल पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसके माध्यम से वेसाइकल्स के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में अंतर्ग्रहण होता है। वेसाइकल्स के रूप में अंतर्ग्रहण कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। और फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग के बारे में बात करें तो ठोस व जटिल पदार्थों का यहाँ अंतर्ग्रहण पाया जाता है। ठोस और जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो कोशिका की जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोज और खनिज इसमें पाया जाता है। सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोज और खनिज, ये है शैवाल की कोशिका भित्ति। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, शैवालों की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोज। ठीक है। पौधों में कोशिका भित्ति, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एक तो ये शैवाल और ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, और फंजाई में इंपॉर्टेंट है। देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। पेप्टाइडोग्लाइकन किससे के बने होते हैं? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स के बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि कवक जो होती है उनकी कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, काइटिन की मेनली। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा, कोशिका भित्ति किस किस की कैसे बनती है। अब देखो, कोशिका भित्ति एक तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति, और इसमें एक और होता है मध्य पटलिका भाग, मध्य पटलिका वाला भाग। देखो, प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है? पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसी होती है? ये एक तो कैसी होती है? ये पतली होती है। देखो, प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, सेलुलोज व हेमीसेलुलोज या पैक्टिन से निर्मित होती है, और वृद्धि की क्षमता इसमें पाई जाती है। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है? वृद्धि की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है वो दृढ़ होती है, मोटी होती है। दूसरी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? दृढ़ और मोटी होती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह से निर्मित होती है सेम। और विभज्योतिकी कोशिका में ये एब्सेंट होती है। देखो, वृद्धि की क्षमता प्राथमिक कोशिका भित्ति में पाई जाती है, लेकिन जो विभज्योतिकी जो सेल होती है उसमें एब्सेंट होती है। कौन सी? कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। और एक होती है तृतीय कोशिका भित्ति, केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं यानी कि ट्रैकेट्स में पाई जाती है। ओनली ये पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स की वाहिकाओं में। मध्य पटलिका वाला भाग होता है एक, मध्य पटलिका जो होता है मिडिल लैमिना जिसको बोलते हैं। दो कोशिकाओं के मध्य समान परत पाई जाती है। दो कोशिकाएं हैं, जैसे एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, तो इनके मध्य में जो समान परत पाई जाती है उसको बोलते हैं मिडिल लैमिना। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की ये बनी हुई होती है मिडिल लैमिना वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक होती है, देखो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो कणाधान है, एक स्तराधान है।
देखो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, कोशिका भित्ति कितने प्रकार की है वो भी देख ली, किस किस की बनी होती है वो भी देख ली। अब इसका निर्माण के बारे में बात करें तो 2 विधियों के द्वारा होता है इसका निर्माण। एक तो होती है कणाधान और एक होती है स्तराधान। कोशिका भित्ति के पदार्थों का जमाव सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। कोशिका भित्ति के जो जमाव है वो सूक्ष्म कणों के रूप में होगा तो उसको बोलते हैं कणाधान। स्तराधान मतलब कोशिका भित्ति के पदार्थों का जमाव जो होता है वो परतों के रूप में होगा तो स्तराधान बोलेंगे। एक होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होते हैं, 2 निकटस्थ पादप कोशिका में कोशिका द्रव्यी संयोजन होता है। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कोशिका द्रव्यी संयोजन होता है। पहली बात तो देखो मिडल लेमिना एक मध्य समान परत होती है उनके बीच में, मिडल लेमिना 2 कोशिकाओं के बीच में, ठीक है, 2 कोशिकाओं के बीच में, लेकिन 2 निकटस्थ पादप कोशिकाओं में ओनली, प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाओं में ओनली। तो कोशिका द्रव्य संयोजन होता है, यानी कि इस सेल का और इस सेल का जो कोशिका द्रव्य है इसका जो मतलब संयोजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य जो संयोजन हो रहा है वो किसको कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। ये सिम्प्लास्ट मार्ग बनाते हैं। ये कैसा मार्ग बनाते हैं, ये जो सिम्प्लास्ट मार्ग है वो बनाते हैं। देखो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट हमने पहले भी बात कर चुकी है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। बहुकोशिकीय पादपों की विशेषता होती है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। कोशिका भित्ति पदार्थ जो होते हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन होता है, और सेलुलोज पैक्टिन देखो गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम में संश्लेषित होता है। जो कोशिका भित्ति के जो पदार्थ होते हैं, कौन, सेलुलोज और पैक्टिन जो होता है, कोशिका भित्ति के जो पदार्थ होते हैं वो गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम में संश्लेषित होता है। इनका कहाँ पे संश्लेषित होता है, गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम में। जबकि क्यूटिन और सुबेरिन नामक जो वसीय पदार्थ होते हैं स्फेरोसोम में संश्लेषित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्फेरोसोम में संश्लेषित होते हैं, ठीक है। अब हम कोशिका भित्ति हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट जो पादप अंगक हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।